हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 35 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम से है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि यदि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 x का वैल्यू x इंटू एक्स प्लस 1/2 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम हिंट्स दिया गया है कि 1 से लेकर के x तक के संख्याओं का योग आप इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1/2। वैसे भी हम लोगों को पता भी है कि 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन जब आप इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें जो पद आ रहा है वो लगातार नहीं है। यहाँ पे जो पद है, इस सीरीज के पदों को गौर से देखिए, लगातार आने वाला पद है 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 1 के बाद 3 3 के बाद क्या है 5, यानी यहाँ जो सीरीज बना है ना उसमें केवल विषम पद है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम क्या करेंगे कि केवल यह काउंट करेंगे कि इस सीरीज में कुल मिला के कितने पद है। हम क्या काउंट करेंगे कि इस सीरीज में कुल मिला के कितने पद है। अगर पदों की संख्या पता लग गया ना तो केवल हम उसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे सीरीज का योग निकल जाएगा। जैसे विषम संख्या हम लिख के देखते हैं। जैसे पहला 2 विषम संख्या लिखे 1 + 3। अब पहला 2 विषम संख्या का योग 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4। देखिए 1 + 3 = 4। पहला 3 विषम संख्या लीजिए तो पहला 3 विषम संख्या क्या होगा 1 + 3 + 5। जोड़ के देखिए कितना आएगा 5 3 8 और 1 9, यानी 3 के स्क्वायर के बराबर। तो कहने का यह मतलब है कि इस सीरीज में केवल हमें यह पता लग जाए कि कुल मिला के कितना पद है, तो केवल हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब पदों का संख्या कैसे काउंट करें। कोई भी सीरीज हो उसमें पदों का संख्या काउंट करने का तरीका होता है। पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। तो काउंट करने का तरीका है कि सबसे पहले आप अंतिम पद लिखिए। तो अंतिम पद क्या है 99। अब इसमें से माइनस कर लीजिए पहला पद। तो पहला पद क्या है 1, यानी लास्ट माइनस फर्स्ट। अंतिम पद में से पहला पद माइनस करिए और बट्टा में लिखिए डिफरेंस की जो सीरीज है उसके पदों में अंतर कितना का है। तो 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 2 2 का अंतर है। तो बट्टा में क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस, और उसके बाद अलग से इसमें ऐड कर देना है 1। इससे किसी भी सीरीज में कितने पद है यह पता लग जाएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। 99 में से 1 माइनस करिए 98, 98 बट्टा 2 49, 49 प्लस 1 यानी 50। तो n का वैल्यू कितना आ गया 50। कहने का यह मतलब है कि इस पूरे सीरीज में कुल मिला के कितना पद है 50 पद है। और इस सीरीज में जो भी संख्या है सब विषम संख्या है, मतलब पहले 50 विषम संख्या का हमें योग निकालना है और पहले 50 विषम संख्याओं का योग 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा n स्क्वायर होगा। तो पहला 50 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा। गौर से देखिए ना इस सीरीज को, केवल विषम संख्या है और 1 से शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे केवल यह काउंट करेंगे कि इस सीरीज में कुल मिला के कितने पद है। तो पद काउंट करने का फॉर्मूला क्या है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। इससे पदों का संख्या पता लग गया और एक बार पदों का संख्या पता लग गया तो केवल हम लोग इसका स्क्वायर किए, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे जो दिया गया था हिंट्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते तो सबसे पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम 1 से लेकर के 100 तक के संख्या का योग निकालते कुछ इस तरीके से। 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, अप टू 100 तक। 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्या का योग निकालते, क्योंकि जो फॉर्मूला है वह तभी काम करता है जब 1 से शुरू करके यह वाला जो फॉर्मूला आप देखे हैं x इंटू एक्स प्लस 1/2 वह तभी काम करेगा जब लगातार पद हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक का योग निकालते। अब इसमें से जो भी सम संख्या है उसको माइनस कर लेते। तो 2 + 4, ठीक है, 2 + 4 + 6 अप टू कहाँ तक 100 तक। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते माइनस कर लेते। 1 से लेकर के 100 तक के 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं में से जितना भी सम संख्या है उसको माइनस सम संख्या का योग माइनस कर लेते। तो इससे क्या निकलता विषम संख्याओं का योग। अब जब आप सोल्व करते हैं इसको तो 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग 100 × 101/2
अगर हम इसी फॉर्मूला के ऊपर चले तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 तो 100 गुने 101/2 तो लगातार पद है। अब यहाँ देखिए फिर से यहाँ लगातार पद नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस तरफ हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो अब क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो सब आधा हो जाएगा, 2 से काट लीजिए, यह वैल्यू आपका क्या होगा 50, 50 से गुना करिए 5 0 5 0, यही तो होगा, माइनस 2 गुना 1 से लेकर के 50 तक का योग कितना 50 गुने 51/2। अब इतना कैलकुलेशन जब हम करते 2 से 2 कैंसिल हो जाता, जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते फिर भी वैल्यू हमारा कितना आता 2500 आता। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता, बड़ा मेथड हो जाता। तो हम लोगों ने क्या किया कि केवल यह पता लगाया कि इस सीरीज में कितना पद है। तो पदों का संख्या कैसे काउंट किए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। पदों का संख्या पता लग गया तो किसी भी विषम संख्याओं के सीरीज में प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है और प्रथम n सम संख्याओं का योग n² प्लस n होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बोला गया है कि वह कौन सी धनराशि है, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। वह कौन सी धनराशि यानी कि मूलधन जो 1% प्रति माह, अब गौर से देखिएगा 1% प्रति माह यानी 1 माह का रेट है 1%, तो 1 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, यह जो रेट है आपका कितने दिन का है, यह जो रेट है आपका वह आपका 1 महीने का रेट है। ठीक है, 1% प्रति माह, तो 1 महीने में 1% ब्याज लगता है, तो 1 वर्ष में कितना लगेगा 12%। तो 1 साल का ब्याज 12%, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12 या 36%, तो 36% आपका ब्याज हो गया। अच्छा, इस ब्याज को हम लोग SI से डिनोट करेंगे, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकला है आपका 36% साधारण ब्याज। गौर से देख लेते हैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को। 1% प्रति माह यानी 1 महीना में 1%, तो 1 वर्ष में तो 12 महीना होता है, तो 12 महीना में कितना 12%, तो 1 वर्ष का रेट हो जाएगा, 1 वर्ष का दर 12%, तो 3 साल में 12 या 36%। जो रेट होता है वास्तव में 1 साल का ब्याज होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 10% वार्षिक दर से, तो 10% वार्षिक दर से कहने का मतलब कि 1 साल में 10% ब्याज जोड़ा जाएगा, तो फिर 2 साल का 10 दूना 20% ब्याज होगा, 3 साल का 10 या 30% ब्याज होगा। तो उसी तरह से 1% प्रति माह के हिसाब से 3 साल का ब्याज 12 या 36%। अब एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, देखिए परसेंटेज के रूप में मूलधन हम लोग 100% मान के चलते हैं, तो अगर ब्याज 36% है तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 136% हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में ही बात करें तो ब्याज अगर 36% है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 136%। अच्छा, मूलधन कितना होगा, तो मूलधन तो अपने आप में 100% होता है। अब हमें क्या बताना है कि साधारण ब्याज के दर से 1904 रुपये हो जाती है, मतलब ये हम मिश्रधन दे रखा है 1904 रुपये हो जाती है, इसका मतलब 1904 रुपये क्या है, 1904 रुपये आपका मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए रुपए के फॉर्म में मिश्रधन आपका 1904 रुपये, जबकि परसेंटेज के फॉर्म में मिश्रधन कितना 136, तो यह जो 1904 है ना वो आपका 136% का मान है। तो अगर हम इसमें 136 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। 1904 मिश्रधन है, मिश्रधन हमारा 136% है, तो 1904 136% का मान है, 136 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा, यानी 100% का मान क्या होगा, तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। जब भी मूलधन निकालना पड़ेगा यानी कि हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से। पुनः देखिए मिश्रधन 1904 है, बोला 1904 रुपये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला 2 संख्याओं का योग 36, उनके मौसा और लौसा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर वह दोनों संख्या हमें पता हो जिनके व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, फिर उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर डाटा रहे कि एक संख्या हमारा 7 है, दूसरा संख्या 5 है, तो फिर इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7 हो जाएगा, 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमों का योग निकाल लेंगे। लेकिन संख्या पता हो तो, अगर संख्या पता न हो उस केस में क्या करेंगे, तो गौर से समझिएगा। मान लीजिए कि एक संख्या हमारा a है और दूसरा संख्या b है और हमें इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो a और b के व्युत्क्रमों का योग देखिएगा क्या होगा। a का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा 1/a,
बी का व्युत्क्रम 1/b और इसका हमें क्या बताना है, योग, इनके व्युत्क्रमों का योग। देखते हैं ए और बी के व्युत्क्रमों का योग तो यही होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ए और बी का देखिए एलसीएम क्या होगा, ए और बी का एलसीएम आपका ए बी हो जाएगा। ए से भाग करेंगे ए बी में बी बचेगा, 1 से बी में गुना तो बी होगा, प्लस बी से भाग करेंगे ए बी में ए बचेगा, ए से 1 में गुना तो ए। मतलब यह हुआ कि ए और बी के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ए प्लस बी बट्टा ए बी होगा। यानी किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग उसके योगफल बट्टा उसका गुणनफल होता है। उसके योग में उसके गुणनफल से भाग करिएगा तो उसके व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या दिया गया है, उसका योग दे रखा है 3 और उसका गुणनफल दे रखा है 15, तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उसके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा आपका 3/15। यानी किन्हीं दो संख्याओं के योग में अगर आप उसके गुणनफल से भाग करते हैं तो उसके व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 36, तो योग तो हमें पता है योग कितना है 36, तो योग को ऊपर रखिए, बट्टा में दोनों संख्याओं का गुणनफल, लेकिन गुणनफल नहीं दिया है, बोला है मौसा और लसा 3 और 105, मौसा 3 लसा 105, हमें बट्टा में गुणनफल चाहिए। तो देखिए मौसा और लसा का जो गुणनफल होता है ना, मौसा और लसा का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पुनः देखिएगा यह एलसीएम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दो संख्या लीजिए, अगर उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा ना वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है ना, एलसीएम इतना एचसीएफ इतना, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, किन दोनों के, जिनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो संख्याओं का योग ऊपर, इनका गुणनफल नीचे, योग बट्टा गुणनफल करेंगे तो इनके व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। सोल्व करिए, 3 से काटिएगा 12 तिया 36, आगे इसको 3 से काटिएगा तो ऊपर में 4 होगा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 35, यानी कि 4/35, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/35। मेन जो था आपका वो यही कॉन्सेप्ट समझना था कि किन्हीं दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, योग बट्टा गुणनफल। तो योग तो दे रखा है 36, गुणनफल कैसे निकालेंगे, योग तो दे रखा है ना संख्याओं का 36, गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ गुना एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है, तो 3 गुना 105 यही गुणनफल होता है, योग बट्टा गुणनफल करेंगे, व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बाइनरी नंबर सिस्टम से है, यानी कि द्विधारी अंकन पद्धति से है। जब भी देखिए ऊपर में अगर कोई संख्या लिखा जाए, ऊपर में यहाँ पे, तो वह पावर होता है, और नीचे में संख्या कोई लिखा जाए इसका मतलब कि बेस होता है। तो इस संख्या का बेस 2 है। अब बेस 2 होने का मतलब यह होता है कि यह जो संख्या है यह द्विधारी अंकन पद्धति में है। बेस 2 होने का मतलब कि यह संख्या द्विधारी अंकन पद्धति में है। इसको 10 आपको नहीं पढ़ना है, इस संख्या का कोई और वैल्यू होगा, इसको 111 नहीं पढ़ना, इसका कोई और वैल्यू होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों द्विधारी संख्या को गुना करके इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 10 है ना। तो x का वैल्यू हमें किस फॉर्म में चाहिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम वह होता है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें आप बचपन से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, वह सब आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इन दोनों के गुणनफल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आइए इसको सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, संख्यात्मक मान निकालते हैं कि क्या होगा। तो संख्यात्मक मान निकालने का देखिए तरीका क्या होता है, शॉर्ट मेथड क्या है, 1 से शुरू करके ऐसे चलना है आपको, 1 2 4, यानी कि दाहिनी ओर से 1 से दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ 1 से शुरू करके 2 गुना करते हुए बढ़ना है। तो देखिए 1 यहाँ पे 0 है, नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यानी इसका वैल्यू 8 और 2 10 होगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुना है तो गुना, इसका संख्यात्मक मान आ गया। उसी तरह से इसका वैल्यू निकालिए, दाएं से बाएं 2 गुना करते हुए 1 से शुरू करके लिखिए, तो 1 2 4, अब इसको ऐड करिए, 4 2 5 और 1 6, तो 10 गुने 6 60, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और दोनों का आपस में हमने गुना कर दिया। ओके, डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपने क्या सीखा, डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि दाईं ओर से बाईं ओर हम लोग 2 गुना करते हुए संख्या को लिखेंगे, जहाँ 0 होगा वहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 है ना,
इसका संख्यात्मक मान निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। 1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 1 के सामने 0 है। फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 4 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इसको जोड़ लीजिए, वही इसका वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए इस तरह से कोई वैल्यू लिखा जाए, बोला जाए कि इसका संख्यात्मक मान बताइए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके सामने 0 है, 4 नहीं लिखेंगे, इसके सामने 0 है, क्या लिखेंगे 8, 16, यानी कि दाएं से बाएं दोगुना करते हुए चलना है। जिसके सामने 0 होगा वहाँ पे नहीं लिखना है। अब देखिए जहाँ जहाँ आप लिखे हैं उसको ऐड कर लीजिए। तो 16, 8, 24 और 1, 25, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। आगे बढ़िए। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं, आप पूरे डिटेल को भी देख सकते हैं मैथ्स वाटिका के अंदर जा करके। अगला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 चीज़ें आपको जाननी है। पहली कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें, कोई भी ट्रायंगल की हम बात करें, तो अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में यह भुजा और यह भुजा बराबर है, तो इसके सामने का, इस भुजा के सामने का कोण कौन सा होगा? यह वाला होगा। इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है? यह वाला है। और इस भुजा के सामने का देख लीजिए, इस भुजा के सामने का कोण कौन वाला? यह वाला। तो यह दोनों भी बराबर होगा। त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो उसके सामने का मतलब तीनों कोण भी बराबर होगा। अगर 2 भुजा बराबर है तो जो 2 भुजा बराबर है उन दोनों के सामने का कोण भी क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अगर कोई 2 कोण पता हो तो तीसरे कोण का माप हम लोग 180 में से घटा के निकाल लेते हैं। जैसे 2 कोणों का योग, 3 कोण में से 2 कोण का योग 120 है, तो तीसरे कोण का माप 180 माइनस 120 यानी कि 60 हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। सीधी रेखा की बात करें ना तो उस पर हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे अगर बात करें त्रिभुज ABC की, ठीक है, अभी हम लोग किसको देख रहे हैं? सिर्फ त्रिभुज ABC को देख रहे हैं, है ना, ABC। अब इस पार्ट को मत देखिए, त्रिभुज ABC को देखिए। इसमें क्या बोला? एंगल B बराबर 38 डिग्री लिखा भी है। AC बराबर BC, देखिए AC यानी कि यह जो भुजा है ना AC और यह जो भुजा है BC, यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है। AC बराबर BC। अच्छा, अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, AC बराबर BC किस त्रिभुज में है? त्रिभुज ABC में AC बराबर BC 2 भुजा बराबर है। तो इसका यह मतलब है कि त्रिभुज ABC का 2 कोण भी बराबर होगा। तो कौन सा 2 कोण बराबर होगा? तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा। तो देखिए इस भुजा के सामने का कोण यह वाला, इस भुजा के सामने का कोण यह वाला, दोनों बराबर होगा। तो एक का माप 38 डिग्री दे रखा है तो दूसरे का माप भी कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 38 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि इस भुजा के सामने का कोण जितना होगा इस भुजा के सामने का कोण भी उतना ही होगा। बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ओके, आगे चलिए। अब अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो सोचिए जरा सा कि यह 38 है, यह 38 है, 76, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा? 76 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 76 में अगर आप 104 जोड़ते हैं तो 180 हो जाएगा, होगा 38, 38, 76 प्लस 104, 180। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोगों ने 180 कर लिया। देखिए त्रिभुज ABC के तीनों कोण का माप पता लग गया, लेकिन हमें त्रिभुज ABC के तीनों कोण का माप नहीं चाहिए, हमें त्रिभुज ADC के एंगल D का माप चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यह बात भी आपको पता है। तो इस तरफ देख लीजिए 104 डिग्री का कोण है, तो इधर कितना हो जाएगा? 76 डिग्री का कोण होगा। क्योंकि सीधी रेखा पर ना, सीधी रेखा पर 180 डिग्री, तो इस तरफ 104, यह तो सीधी रेखा है ना, तो इस तरफ 104 डिग्री, तो इधर कितना? 76। तो यह वाला एंगल पता चल गया 76। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब त्रिभुज ACD को देखिए, इस पार्ट को आप मत देखिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, उस तरफ चलिए। अब आगे क्या बोला? AD बराबर CD, AD बराबर CD, यह AD भुजा है देख लीजिए और यह भुजा है आपका CD, यह दोनों बराबर है। तो एक बार फिर से देखिए, बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है? बराबर। तो इस भुजा के सामने का कोण 76 है, तो इस भुजा के सामने का कोण यानी यह वाला कोण भी कितना होगा? 76 होगा। क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण कितना होता है? बराबर होता है। तो यह भुजा बराबर बोला था, AD बराबर CD, तो AD मतलब यह भुजा, CD मतलब यह भुजा, यह दोनों बराबर है। तो इसके सामने का कोण 76 है, तो इसके सामने का कोण भी 76 होगा। अब चलिए त्रिभुज ACD में 3 कोण में से 2 कोण पता है, एक कोण 76, दूसरा भी 76, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा? हमें यही तीसरे कोण का माप बताना है। तो 76 और 76 कितना हो जाएगा? 152। 76 और 76 कितना हो जाएगा? 152।
तो दो कोनों का माप आपका 152 आ गया, यानी कि तीसरा कोण 180 माइनस 152 कितना डिग्री हो जाएगा, 152 में 28 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इस कोण का माप आपका कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 76 प्लस 76 152, 152 में 28 जोड़ेंगे 180, तो इस वाले एंगल का माप आपका 28 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे त्रिभुज की अगले थ्योरम पे आधारित यह क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज में एंगल ए बराबर 40 डिग्री। चलिए एंगल ए का वैल्यू दे रखा है, इस वाले एंगल का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, एंगल ए बराबर 40। अब बोला है कि बीपी और सीपी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक है। बीपी देख लीजिए, बी से लेकर के पी यह जो है ना, और सीपी यहाँ जो कोण बना है, सॉरी बीपी और सीपी यह दोनों जो रेखा है वह एंगल बी और एंगल सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब कि इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटने वाला रेखा है और इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटने वाला सीपी रेखा है। पुनः समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बीपी और सीपी जो है ना, जो बीपी और सीपी देख रहे हैं, एंगल बी और सी का समद्विभाजक है। एक एंगल बी का बीपी समद्विभाजक है और एंगल सी का सीपी समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब कि यहाँ वाला कोण दो बराबर भाग में बट गया होगा, यह पूरा 60 होगा ना, तो इधर 30 इधर 30, यह पूरा 80 होगा तो इधर 40 इधर 40। समद्विभाजक का यही मतलब होता है। तो पूछा एंगल बीपीसी का मान क्या होगा, एंगल बीपीसी का मान। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण, यह दो कोणों के समद्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण है, यह कोण जो होता है वह हमेशा 90 डिग्री प्लस, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। तो 90 डिग्री प्लस कितना होगा, तीसरा कोण जो आपका बचा, तो इस दोनों का समद्विभाजक है तो तीसरा कोण कौन सा बचा, यह वाला। तो 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। तो 90 डिग्री प्लस 40/2, 40/2 यानी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 110 डिग्री होगा। पुनः इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक को आगे बढ़ाने पर जो तीसरा कोण आपका बनता है ना, वह हमेशा 90 डिग्री और तीसरे कोण के 90 डिग्री और तीसरे कोण के आधे के बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल बनाए, ठीक है। अब आप कोई दो कोण का समद्विभाजक ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजक हम आगे बढ़ाते हैं। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोण को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। तो इसको आगे बढ़ाइए, इस बिंदु पे आ गया, इसको आगे बढ़ाइए, इस बिंदु पे आया। अब यहाँ जो कोण बनेगा वह कितना होगा, तो इस एंगल और इस एंगल के समद्विभाजक को आगे बढ़ाने पर यहाँ कोण बना है, तो इस कोण का माप 90 डिग्री प्लस सामने का जो शीर्ष कोण बचा है, एंगल सी बचा है, एंगल सी के आधे के बराबर होगा। यानी कि 90 डिग्री प्लस जो तीसरा कोण आपका बचेगा ना, उसके आधे के योग के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई भी सर्किल है आपका, वृत्त है। अब यहाँ पे हम चाप लेते हैं कोई भी, ठीक है, चाप कोई भी ले लिए, ए बी चाप ले लिए। अब ए बी चाप के द्वारा एक एंगल हम बना दिए केंद्र पे, ठीक है, एक एंगल कहाँ पे बना दिए, केंद्र पे, और एक एंगल हम बना दिए परिधि पे। अब दोनों जगह जो कोण बना है ना, एक एंगल तो यहाँ पे बना है, इसको एम ले लिए, और एक एंगल आपका कहाँ पे बना है, परिधि पे, एक केंद्र बिंदु पे, एक परिधि पे। अब इस दोनों में संबंध क्या होता है कि केंद्र बिंदु पर, सॉरी यहाँ है केंद्र बिंदु पर जो बनने वाला कोण होगा, परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना। मतलब यहाँ पे अगर x डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 2x डिग्री का। किसी भी चाप के द्वारा, देखिए इसी चाप के द्वारा केंद्र पर भी कोण बना है और इसी चाप के द्वारा परिधि पर भी कोण बना है। तो उस केस में क्या होता है कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दोगुना, यानी परिधि पे आधा कोण बनेगा, केंद्र बिंदु पे दोगुना कोण बनेगा। जितना ऊपर जाएंगे छोटा कोण, जितना नीचे आएंगे बड़ा कोण, तो ऊपर वाला कोण का दोगुना नीचे वाला कोण, ठीक है। तो इस कोण का माप देगा, इसका माप आधा कर लेंगे तो निकल जाएगा, इसका माप देगा, इस दोगुना करेंगे, इसका माप निकल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वृत्त के भीतर कोई चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180, इस कोण और इस कोण का योग 180। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले चाप देखिए, एक चाप है आपका BC। अब इसके द्वारा एक कोण यहाँ पे बना है केंद्र बिंदु पे, और इसी चाप के द्वारा एक कोण आपका कहाँ पे बना है, परिधि पे बना है। एक केंद्र बिंदु पे कोण बना है और एक परिधि पे कोण बना है।
तो परिधि पर जो कोण है ना वह केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा होगा। तो यह 136 है, तो 136 का आधा कितना होगा 68, यानी कि यहाँ पे 68 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा 68। अब यहाँ 68 डिग्री का कोण बना है, तो अब चलिए चक्रीय के कॉन्सेप्ट से देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज कौन कौन होगा। ए बी डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज, बीच के पार्ट को अब मत देखिए, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, तो यह 68 है, तो इस वाले कोण का योग कितना होगा 112, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180, तो यह 68 है, तो यह 112 होगा। हमें यही एंगल BDC इसी वाले एंगल का माप निकालना था। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 112 डिग्री। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 में बेचा गया, अगर 418 में बेचेंगे तो क्या होगा? कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा। 649 में जब बेचा है, देखिएगा 649 में जब बेचा है तो क्या हुआ है 18% का लाभ। इसका मतलब 649 जो है ना वो आपका 118% का मान है। 649 कितने परसेंट का मान है? 118% का मान है। तो हमें यह बताना है कि 418 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो हम यह निकाल लेते हैं कि 418 कितने प्रतिशत का मान है। 100 से जितना ज़्यादा में बेचेंगे उतना प्रतिशत लाभ होगा, 100 से जितना कम में बेचेंगे उतना प्रतिशत की हानि होगी। जैसे किसी भी वस्तु पे हमें 10% का लाभ चाहिए तो उसको उसके क्रय मूल्य के 110% में बेचेंगे। 20% का लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य के 120% में बेचेंगे। 5% की हानि चाहिए तो क्रय मूल्य से 5% कम यानी 95 में बेचेंगे। तो वास्तव में क्वेश्चन में क्या था कि 649 में बेचने पर 18% का लाभ, यानी 649 118% का मान है, तो 418 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो हम यह निकालते हैं कि 418 कितना परसेंट का मान। 649 अगर 118% का मान है तो 418 कितना प्रतिशत का मान है, यह निकालिए। अगर यह पता लग गया कि 418 कितना प्रतिशत का मान है तो इस सौदे में लाभ होगा कि हानि क्लियर हो जाएगा। कैसे देखिए, पहले तो काटिए, ऊपर से ऊपर वाला करता है तो 11 पंचे 55, क्या बचेगा यहाँ पे 9 11 नमा 99, और 11 से काटिए इसको, 11 तिया 33, 11 तिया 33, ठीक है। 59 से काटिए, 59 दूना 118 हो जाएगा, 50 दूना 100, 9 दूना 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर x आ जाएगा, 33 दूना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 33 दूना 66, ठीक है। 33 दूना कितना हो जाएगा 66। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइएगा, 11 तिया 33 और 11 अट्ठे 88 ना होगा यहाँ पे, हाँ जी 88। तो क्या होगा वैल्यू आपका x का वैल्यू आपका देखिए यहाँ आपका 8 होगा, ओके। तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से 38 में गुना, 38 दूना 76। अब x क्या आया है, तो x आया है कि 418 में बेचेंगे, सॉरी x आया है कि 418 कितने प्रतिशत का मान है, तो 418 76% का मान है। 100 से ज़्यादा है कि कम, 100 से कम है, यानी कि 76%। 418 में बेचेंगे तो वस्तु के क्रय मूल्य का 76% ही कीमत आ पाएगा, तो 100% आना चाहिए, 76% ही आया, यानी कितना कम आया 24% कम आया, यानी 24% का क्या होगा 24% का इस सौदे में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यह तो 76% का ही मान है। 418 कितना परसेंट का मान 76% का मान, तो 76% का मान है, 100 से कम है, कितना कम है 24%, यानी कि सौदे में 24% की हानि होगी। क्लियर। चलिए एक एक नियम यहाँ पे लगा दिए कि 649 में बेचने पर 649 118% का मान है, तो 418 कितने परसेंट का मान होगा। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस आने में कुल 8 घंटा 20 मिनट लगाती है। यदि दोनों ओर का रास्ता पैदल तय करे तो 12 घंटा 15 मिनट का समय लगता है, तो साइकिल से दोनों ओर का रास्ता तय करने में क्या समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को अक्सर आपके एग्जाम में देखा जाता है। क्वेश्चन वास्तव में क्या है कि भूमिका एक दूरी को, मान लेते हैं कि वह दूरी ए से लेकर के बी तक है। अब इस दूरी को वह क्या करती है ना कि पहले पैदल तय करती है और साइकिल से वापस आती है। इस दूरी को जाती है पैदल और साइकिल से वापस आती है तो समय लगता है 8 घंटा 20 मिनट, यानी पैदल जाने में और साइकिल से वापस आने में समय 8 घंटा 20 मिनट। लेकिन दोनों ओर का रास्ता जब पैदल तय करती है तो 12 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर यानी पैदल जाने में और पैदल आने में 12 घंटा 15 मिनट। साइकिल से दोनों ओर का रास्ता तय करने में क्या समय लगेगा यह हमें बताना है। शॉर्टकट देखिए मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। दोनों समय में से जो छोटा वाला समय है ना इसको आप 2 गुना कर लीजिए, तो 8 घंटा 20 मिनट का 2 गुना क्या हो जाएगा 16 घंटा 40 मिनट। दोनों में जो छोटा वाला समय है उसको क्या करना है 2 गुना कर लेना है, और इसमें से जो दूसरा समय है उसको माइनस कर लीजिए। तो 16 घंटा 40 मिनट में से 12 घंटा 15 मिनट माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए निकालिए कितना होगा, 16 में से 12 माइनस करिए 4, 40 में से 15 माइनस करिए 25, यानी कि दोनों ओर का रास्ता अगर वह साइकिल से तय करे तो उसे समय कितना लगेगा, 4 घंटा 25 मिनट। क्या करना है, दोनों में जो बड़ा समय आए उसको दोगुना करिए, छोटे समय को माइनस कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा के प्रतिकूल चाल को हम लोग इस ऐसे दर्शाते हैं, v अप वेलोसिटी इन अपवार्ड डायरेक्शन। क्या है धारा के विरुद्ध में चाल, 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे देखिए। और धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल को हम vd से दर्शाते हैं, वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या है, 28 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत चाल इस क्वेश्चन में दे दिया और धारा के दिशा में चाल दे दिया। हमसे क्या निकाल, हमें क्या बताना है, वास्तविक चाल यानी कि नाव का जो एक्चुअल चाल है। जब व्यक्ति भी नदी में चलेगा तो वह उसको भी हम लोग नाव ही मानेंगे। तो हमें व्यक्ति का एक्चुअल चाल निकालना है, वास्तविक चाल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो जब भी धारा के विरुद्ध नाव का चाल मालूम रहे और धारा के दिशा में, उस केस में नाव का चाल या व्यक्ति का वास्तविक चाल निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो 16 प्लस 28/2, 16 और 28 कितना हो जाएगा, 16 और 28 आपका हो जाएगा 44। ठीक है, 44/2 यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर। यही जो है ना 22 किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड हो जाएगा उस व्यक्ति का, है ना, उस व्यक्ति का यानी नाव का चाल हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। पुनः समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जब भी क्वेश्चन में धारा के दिशा में व्यक्ति का चाल मालूम रहे या नाव का, और धारा के विरुद्ध नाव का चाल मालूम रहे और आपसे नाव का चाल पूछे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा का चाल पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।